बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अज़लाती या नामियाती खलल। नफ्सी जिस्मानी अमराज की एक जसदियत का खलल भी है। इसको अज़लाती या नामियाती खलल भी कहते हैं, यानी कि सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर। DSM-4 में इसे सोमाटाइजेशन का नाम दिया गया है। इससे मुराद है बार बार पैदा होने वाली मुख्तलिफ जिस्मानी तकालीफ जिनके लिए तिब्बी मददगार होती है, लेकिन इन तकालीफ की वजह अज़वियाती नहीं होती। सबसे पहले हम इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं कि अज़लाती या नामियाती खलल आखिर होता क्या है। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ कई किस्म के जिस्मानी और नामियाती नकाइस की शदीद शिकायत करता है, लेकिन इनमें से बेशतर शिकायत सिर्फ नफ्सियाती नोयत की होती हैं या फिर बहुत ही मामूली नोयत की होती हैं, ताहम मरीज़ इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहा होता है। अब हम इसकी बात करते हैं अलामात की, कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। DSM-4 के मुताबिक जो है नामियाती आर्जे की कुछ अलामात हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दर्द की तकलीफ़। नामियाती आर्जे में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मददा झैल में से कम अज़ कम 4 किस्म के दर्द की तकलीफ़ पैदा होती हैं, जैसे कि सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथों और पाँव का दर्द। इसके अलावा जो है जिनसी पाल के दौरान या फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम वगैरह। इसके अलावा मैदे की तकलीफ़। अब मैदे की तकलीफ़ इस किस्म की होती हैं कि इसमें मददा झैल में से दर्द के अलावा जो है मैदे की कम अज़ कम 2 तकलीफ़ पैदा होती हैं, जैसे कि बीमारी का एहसास और ख़ुराक से नफ़रत, पेट का अफारा, कै और मतली, इसहाल और कई किस्म की ख़ुराक को बर्दाश्त ना कर सकना। इसके अलावा जिनसी तकलीफ़ में दर्द के अलावा कम अज़ कम एक जिनसी तकलीफ़ मौजूद होती है, जैसे जिनसी कमज़ोरी और जिनसी बेहिसी, जिनसी पाल के वक्त या जिनसी मेंस्ट्रुअल में बेकायदगी। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के पूरे अरसे के दौरान कै की शिकायत वगैरह होना। इसके अलावा नकली असाबी तकलीफ़। इस मर्ज़ के दर्द के अलावा मददा झैल में से कम अज़ कम एक तकलीफ़ मौजूद होती है। तहवीली तकलीफ़ जैसे हम आहंगी या तवाज़न बरकरार रखने की तकलीफ़ या ख़राबी, फालिज या किसी मखसूस हिस्सा की कमज़ोरी, चबाने या गले में जो है जैसे गिल्टी का बन जाना या आवाज़ का बंद हो जाना या अंधापन, बहरापन, मिर्गी वगैरह, इस किस्म की जो हैं अलामात मौजूद हो सकती हैं मरीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात की, कि कौन कौन सी जो हैं वजूहात की बिना पर जो हैं अज़लाती या नामियाती खलल जो हैं मरीज़ के अंदर पैदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तहलील नफ्सी की, कि तहलील नफ्सी वाले क्या कहते हैं। इससे पहले हम एक और बात करते हैं कि जैसे कि DSM-4 में बताया गया है कि इस मर्ज़ की मखसूस अलामात में जो है मुख्तलिफ सकाफ़तें भी इन्वॉल्व होती हैं और मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुख्तलिफ इसके रद्द-ए-अमल होते हैं, जैसे कि हाथों के जलने या जिस्म पर चींटियों के रेंगने की शिकायत एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा सुनने में आती हैं, लेकिन जनूबी अमेरिका में जो है कभी ऐसी अलामत सुनने में नहीं आई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सोमाटाइजेशन का जो मर्ज़ है इन सकाफ़तों में ज़्यादा नज़र आता है जहाँ जज्बात के खुलेआम इजहार की आज़ादी नहीं दी जाती। सोमाटाइजेशन और जो तहवीली मर्ज़ है उसमें बहुत सारी अलामात जो हैं वो मुश्तरक आप देखते हैं। दोनों इकसाम में फ़र्द अपनी जिस्मानी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा होता है। ऐसे मरीज़ मुआलिज के पास बार बार तो जाते हैं, बाज़ औक़ात बेक वक्त कई मुआलिजीन से इलाज करवा रहे होते हैं और अद्वियात का भी बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल में जो हैं वो दाखिल होते हैं, सर्जरी करवाने का ऐसे मरीज़ों को बहुत शौक़ होता है। और इसके अलावा हाइपोकोंड्रियासिस यानी कि मराक और सोमाटाइजेशन के मरीज़ जो हैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री में मुबालगा अमेज़ हद तक काम लेते हैं और ये मर्ज़ जो है बलूगत में शुरू होता है और ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे अमराज में जो हैं
अफसरदगी तशवीश की शिकायत मरीज़ के अंदर ज़्यादा होती है। और सोमाटाइजेशन को ख़ानदान में मुंतकिल होने वाला मर्ज़ भी समझा जाता है, क्योंकि करीबी रिश्तेदार में जिनसे मरीज़ की जज्बाती वाबस्तगी हो, इस मर्ज़ के असरात ज़्यादा देखने में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं वजूहात की कि कौन कौन सी वजूहात हो सकते हैं। तहलील नफ्सी वाले क्या कहते हैं। तहलील नफ्सी का बानी जैसे कि आपको पता है फ्रॉइड है। तो वो जो है कहता है कि नामियाती आर्जा इस तरह लाहक होता है जब कोई ऐसा वाक़या या हिजानात को उकसाने वाला वाक़या फ़र्द की ज़िंदगी में मौजूद होता है, लेकिन इसके असर का इजहार नहीं हो पाता और वो वाक़या भूल चुका होता है और इस मर्ज़ का सबब बन जाता है। माहिरीन के नज़दीक इस वाक़े का इसलिए इजहार नहीं किया जाता क्योंकि एक तो या वो वाक़या बहुत तकलीफ़देह हो सकता है, लिहाजा फ़र्द की कोशिश होती है कि इसे शौरी तौर पर जो है शऊर में दाखिल ना होने दिया जाए, या फिर ये तजर्बा इस वक्त होता है जब फ़र्द एबनॉर्मल साइकोलॉजी की हालत में होता है, जैसे कि नीम तरमीम की हालत वगैरह। ठीक है, तो फ्रॉइड के नज़दीक जो है नामियाती आर्जा इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, यानी कि लड़की का अपने फादर के साथ लगाव और माँ से नफरत करने और इसे ठीक तरीके से हल ना करने का नतीजा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करदारी नज़रिए वालों की। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है। करदारी माहिरीन के नज़दीक मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़, दर्द, मुख्तलिफ़ किस्म की बेचैनी और गलत अमाल जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों में गैर हकीकी तशवीश का इजहार होते हैं। अगर फ़र्द इस किस्म के इजहार के लिए और इसके इजहार के ज़रिए दूसरों की तवज्जो हासिल कर तो लेता है, लेकिन या अपनी मुश्किल को इस तरीके से कम कर लेता है, या फिर वो जो है ऐसी तकलीफ़ को और दर्द को अपना लेता है और इसकी तकरार करके दूसरों की तवज्जो हासिल करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समाजी और सकाफ़ती अवामिल। नामियाती आर्जे के बेशतर मरीज़ों का जो ताल्लुक़ होता है वो देहात से होता है या फिर इसका ताल्लुक़ गरीब तबकों से होता है। ये लोग वसाइल की कमी और नफ्सियाती मेडिकल तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल नहीं करते, चुनांचे वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। समाजी और सकाफ़ती दबाव भी इस पर असरअंदाज हो रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है हयातियाती अवामिल। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कहते हैं। नामियाती आर्ज़ों और दिमाग की साख्त के दरमियान जो है ताल्लुक़ पाया जाता है और ये आर्ज़े आमतौर पर जिस्म के दाएं हिस्से में लाहक हो रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग का जो दायां हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा इमोशन यानी कि हिजान पैदा कर रहा होता है और बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और बायां हिस्सा जो है इन तकलीफ देह जो तहरीकें हैं उनके रास्तों को ब्लॉक कर देता है, जो कि दिमाग के मकबीर के दाएं हिस्से में वाक़या होती हैं। ये आर्जा जो है फैमिली में आगे चलता है और ये एक वरासती बीमारी है। औरतों में जो है ये ज़्यादा होता है और मर्दों में ये कम पाया जाता है। अब हम हयातियाती अवामिल की बात करते हैं। हयातियाती अवामिल की बात करने के बाद अब हम नामियाती खलल के इलाज की बात करते हैं कि नामियाती खलल का इलाज किस तरीके से किया जाता है। डेविसन और नील के मुताबिक चूँकि दूसरी जहनी बीमारियों के मुकाबले में नामियाती खलल बहुत कम लाहक होता है, इसलिए इसके इलाज पर बहुत कम काम हुआ है और नामियाती आर्ज़े और तहवीली आर्ज़े के जो मरीज़ होते हैं माहिरीन नफ्सियात के पास जाने की बजाय मेडिकल डॉक्टरों के पास जाना पसंद करते हैं। इस तरह इन आर्ज़ों के इलाज के लिए अभी कोई ऐसा तरीका इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि सनती तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में इन अमराज की शरह में बेहद कमी आई है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ये अमराज कसरत से पाए जाते हैं। यह तहकीकात इस बात को साबित करती है कि तिब्बी सहूलियात की फरावानी से इस मर्ज़ में कमी पैदा होती है। नीज़ मुख्तलिफ ममालिक में और सकाफ़तों के तरीक़ा तशख़ीस में इख्तलाफ हो सकता है। इन सारी बातों के बावजूद जो है नामियाती खलल के इलाज के लिए तहलील नफ्सी का तरीका और करदारी तरीका इलाज ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके ज़रिए सेशन दे के मरीज़ को सेहत याब किया जा रहा है और उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर तौर पर असूल बताए जा रहे हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर यानी कि असलाती या नामियाती खलल की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।